नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो अग्निपथ को लेकर आ रही है। दोस्तों, देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अग्निपथ योजना पर हो रही हिंसा पर भी निंदा की। सेना के टॉप कमांडर्स ने कहा कि उत्पात मचाने वाले लोगों को सेना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने बताया कि सेना में ये सुधार काफी लंबे समय से लंबित था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर देते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता दिया जाएगा जो वर्तमान में सेवारत नियमित सैनिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 सालों में सैनिकों की संख्या 50 से 60 हजार होगी और बाद में इसे बढ़ाकर 60 हजार से 1 लाख के बीच किया जाएगा। वहीं एयर मार्शल सूरज शाह ने कहा कि भारतीय वायुसेना 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू करने जा रही है, लेकिन अब अग्निपथ पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी सामने आ गई है। दरअसल सेना में क्या रेगुलर बहाली होगी? ऐसे में साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि सेना में अब रेगुलर बहाली नहीं होगी और अगर बहाली की भी जाएगी तो काफी सोच विचार करके सेना में उनकी रेगुलर बहाली की जा सकती है। फिलहाल सेना में सिर्फ अग्निवीर ही भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा है कि जिनका मेडिकल हो चुका था उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं। इस पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से आर्मी में रेगुलर भर्ती बंद थी। ऐसे में उसमें अभ्यर्थियों का जो फिजिकल और मेडिकल हो चुका था और जो युवा उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया गया है कि इन सभी चीजों को अग्निवीर योजना में समाहित कर दिया गया है। ऐसे में उन युवाओं की ज्वाइनिंग अटक गई है। इसके अलावा अग्निपथ योजना में रेलवे के तर्ज पर एक निर्णय लिया गया। दरअसल रेलवे एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप में इसी साल जनवरी में आंदोलन हुआ था। उस दौरान जब अभ्यर्थियों ने ट्रेन पर आग लगा दी थी और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, तब रेलवे ने चेतावनी दी थी कि ऐसे युवाओं की वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें आजीवन रेलवे में नौकरी पाने से वंचित रखा जाएगा। और यही शर्त अग्निपथ योजना में भी सामने आई है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया है कि हिंसा में शामिल युवाओं को बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के लिए आवेदन करने से पहले युवाओं को शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी हिंसा में शामिल नहीं हुए। भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। यानी कि साफ तौर पर दोस्तों एक कठिन निर्णय ले लिया गया है जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ उन युवाओं की हो रही है जिनकी भर्ती रुकी हुई थी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आ रही है। बता दें कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में अब ये जो मीटिंग है वो वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगी और इसकी मेजबानी चीनी राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि इस वक्त ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता का जो जिम्मा है वो चीन के पास है। दोस्तों, अगली खबर बांग्लादेश को लेकर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पद्मा पुल परियोजना के निर्माण में अब किसी भी प्रकार के विदेशी निधिकरण से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के मंत्रालय ने अब एक बयान जारी कर अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस बहुउद्देश्य पुल के निर्माण पर पूरी राशि बांग्लादेश की सरकार ने खर्च की है। इससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस पुल को चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के अंतर्गत विदेशी निधि से इसका निर्माण कराया, लेकिन अब ये बात सत्य नहीं है और इस पुल का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना इस महीने 25 तारीख को करेंगी। हालांकि चीन ने पैसा दिया है या नहीं दिया है ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत से अपने संबंधों को बचाने के लिए बांग्लादेश झूठ भी बोल सकता है। ये पुल बांग्लादेश के 19 दक्षिण पश्चिमी जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। ढाका से करीबन 40 किलोमीटर दक्षिण में बने इस पुल के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में DRDO को 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा MK1 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसके लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है और अब जल्द ही अस्त्रा MK2 का विकास परीक्षण शुरू हो जाएगा। बता दें कि अस्त्रा मार्क 2 की जो रेंज है वो 160 से 180 किलोमीटर होगी। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर होगी, जो कि DRDO की पाइपलाइन में है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि DRDO अब 3 नए प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि अस्त्रा IR मिसाइल होने वाली है, जिसकी शुरुआती परीक्षण की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि 2022 के अंत में इसका टेस्ट किया जाएगा। बता दें कि अस्त्रा IR मिसाइल अस्त्रा MK1 के जो बेसिक एयर फ्रेम है उसी के आधार पर तैयार की जा रही है। इसकी खास बात है कि इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग स्टिकर लगाया गया है और इसकी रेंज होगी 50 किलोमीटर। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी मैन्युअलिटी काफी बेहतर होगी टर्मिनल फेज में। अस्त्रा IR वेरिएंट लॉन्च करने के बाद लॉक ऑन फीचर के साथ सामने आएगी, जिसका मतलब यह है कि इस मिसाइल का सीकर टारगेट प्रक्षेपण की सीमा का पता लगा सकता है। बता दें कि इसके अलावा DRDO क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जो कि अस्त्रा IR मिसाइल का एक और वेरिएंट होगा। इसकी रेंज 45 किलोमीटर होगी। बता दें कि स्वदेशी क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल अपने टेस्ट पूरा होने के बाद
2025 से वायुसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगी, जो कि रशियन R-73 की जगह लेगी। इसके अलावा ये मिसाइल यूरोपियन ASRAAM और इजरायली पाइथन 5 की पूरक भी होगी। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों DRDO अपने लैंड बेस्ड मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम का काम पूरा करने के बाद 7 किलोमीटर रेंज वाले मैन पैड एयर टू एयर मिसाइल वेरिएंट को भी बना रहा है, जिसे कि अटैक हेलीकॉप्टर्स और मीडियम एंड हाई एल्टीट्यूड क्लास के जो UAV हैं उनमें लगाया जाएगा, जो कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय से आ रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि 7वें भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतुना मरसूदी ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापक सामरिक भागीदारी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने राजनयिक और आधिकारिक या सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट देने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में भारतीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और इंडोनेशिया मादक बोर्ड के बीच नशीली दवाइयों की तस्करी से निपटने संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है फिलीपींस को लेकर। दरअसल फिलीपींस ने कहा है कि उन्होंने भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है, जो कि करीबन $375 मिलियन की है, वो तो केवल अभी शुरुआत है। दोनों देश आने वाले समय में अन्य कई डिफेंस डील्स भी करेंगे। दरअसल फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अपनी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को आधुनिक बनाना चाहता है और इसके तहत वो मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम को खरीदना चाहता है, जिसके लिए DRDO ने उन्हें 90 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका मार्क 2 एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट के बारे में जानकारी भी दी है। इसके अलावा फिलीपींस अपनी कोस्ट गार्ड के लिए ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट को HAL से लेना चाहता है। वहीं HAL अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को भी फिलीपींस को ऑफर करा है। बता दें कि फिलीपींस 12 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट चाहता है। इसके अलावा फिलीपींस के अधिकारियों ने भारत के द्वारा स्वदेशी डिजाइन पर तैयार की जाने वाली मॉडर्न स्टील फ्रिगेट्स के बारे में भी जानकारी हासिल की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए स्पेन के विदेश मंत्री की यात्रा के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर के विस्तार के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है। वहीं स्पेनिश फर्म नवंतिया ने भारत को 1 कार्लोस 1 क्लास लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की पेशकश भी की है, जिसमें या तो 12 मीडियम साइज के हेलीकॉप्टर्स और चीनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें 913 सैनिकों के साथ साथ 46 मेन बैटल टैंक्स भी इसमें आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का दौरा किया चेन्नई में, जहां उन्हें चल रहे वर्तमान के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, जो कि ओशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इस दौरान मत्स्य 6000 डीप सबमर्ज व्हीकल को भी देखा गया। बता दें कि ये 6000 मीटर की गहराई में 3 लोगों को ले जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि इसरो से आ रही है। दरअसल दोस्तों अंतरिक्ष में जो स्पेस डिब्रीज हैं, यानी कि जो मलबा है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उन्हें काफी गंभीर खतरा बना हुआ है। बता दें कि अकेले इस साल के पहले 5 महीनों में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों को नुकसान से बचाने के लिए कम से कम 10 टकराव से बचाव यानी कि 10 कोलाइजन अवॉइडेंस मैनूवर्स किए हैं। दरअसल 2021 में इसरो ने अपनी ऑर्बिटल एसेट्स यानी कि कक्षीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट यानी कि DSSAM प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यानी दोस्तों इस तरीके के खतरे से बचने के लिए भारत ने अपने नेत्रा परियोजना को लागू करने का भी फैसला लिया है। अगर ये एक बार शुरू हो जाएगा तो नेत्रा, जो कि एक पूर्व चेतावनी प्रणाली होगी, वो भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने में मदद करेगी। परियोजना के तहत इसरो के पास अंतरिक्ष मलबे के अवलोकन के लिए एक नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल रूम, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा। बता दें कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्था यानी कि IIA के सहयोग से नेत्रा ऑप्टिकल टेलीस्कोप तैयार किया जा रहा है, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 40 सेंटीमीटर या उससे बड़े आकार की वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम होगा। लद्दाख के हनले में इसे स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।